वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब दर्शकों के सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान भी जुड़ गए हैं, हेमंत सुगी CEO वाइस इन्वेस्ट और अभिजीत चौकसी फाउंडर Stockify.in। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और आशीष अग्रवाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नमस्कार, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जलंधर से बोल रहा हूँ मैडम। ऑलराइट आशीष, आपने अपना सवाल हमें भेजा हुआ है और आपने एक ही फंड में पैसे लगाए हुए हैं 2020 से? नहीं मैडम, और भी फंड है, पर ये एक लमसम अमाउंट है, इसके रिगार्डिंग इसी करके पूछना चाहता था कि क्या मैं इसको विड्रॉ करूँ, फिक्स करूँ या फिर होल्ड करूँ। ओके, बाकी पोर्टफोलियो पे आपको सवाल नहीं पूछना है, आपके सारे फंड्स बाकी अच्छा कर रहे हैं? हाँ, बाकी मेरे पोर्टफोलियो ठीक है, वो मुझ पर विश्वास है उसमें। अच्छा, कोई खास वजह आपने हेल्थ केयर सेक्टर को चुना निवेश के लिए? मैंने मैडम इस करके कि एट द टाइम ऑफ कोरोना अच्छा, ओह ओके। तब मैंने लिया तो था अब कि ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए रिगार्डिंग इस करके इसको परचेज, तब इसकी ग्रोथ भी 50% के करीब हो गई थी, पर अब इसकी डाउन है। बिल्कुल, तो इसीलिए आप निकलना चाह रहे हैं? हाँ ओके, चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर भले ही आपने अपनी एंट्री टाइम पर कर ली हो, लेकिन एग्ज़िट क्योंकि अब आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे तो शायद आप निकलना चाहेंगे। और हेमंत सर, ये बहुत कॉमन माइंडसेट होता है निवेशकों का, और जब भी हम सेक्टर्स या किसी भी थीमेटिक निवेश की बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की साइकिल अक्सर देखने को मिलती है, जहाँ पर एक समय होता है कि वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं और उसके बाद एक समय आता है जहाँ पर आपको रिटर्न्स कम होते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अपने जो मेन फाउंडेशन वाला पोर्टफोलियो है आपका, जो कोर पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर अगर आपको डाइवर्सिफाई करना हो तो आप सेक्टर या थीमेटिक एक्सपोजर ले सकते हैं। मैं नहीं जानती कि इनका कोर पोर्टफोलियो कैसा है, क्योंकि उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है और बोल भी रहे हैं कि बाकी फंड्स जो हैं पोर्टफोलियो में वो परफॉर्मेंस को लेकर खुश है उनकी। अब क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस डाउन होती हुई दिखाई दे रही है इनको इस फंड में, तो निकल जाना चाहिए। 2020 से ये निवेश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अब ये सिलेक्शन कर ही रखा है तो थोड़ा सा लंबा आप रह सकते हैं? पैसे रहने दीजिए, भले ही निवेश बंद कर दें। वैसे भी मेरे ख्याल से इन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है, शायद 50,000। हाँ देखिए कविता, यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप किसी सेक्टर या थीमेटिक फंड में आते हैं तो ऑब्वियसली उसकी एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपका खुद का रिस्क प्रोफाइल, आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें उस सेक्टर या थीम में ऑलरेडी कितना एक्सपोजर है, और टोटल जो आपका जो एक्सपोजर है सेक्टर या थीमेटिक में वो ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो किसी भी निवेशक को सेक्टर या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखने चाहिए। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो इन्होंने कहा कि कोविड के समय पे इन्होंने इन्वेस्ट किया था। ऑब्वियसली उस समय पे फार्मा फंड जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और उन्होंने काफी अच्छा भी परफॉर्म किया। बीच में थोड़ा सा एक पीरियड था जब उन्होंने शायद जो दूसरे कैटेगरी जो फंड से उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया होगा। बट अगर मैं इसके दो एस्पेक्ट पे बात करता हूँ, एक तो बात करता हूँ कि अगर उनको बने रहना है तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कविता यहाँ पे। एक तो ये कि अगर उनका रिस्क प्रोफाइल अभी भी उनको अलाउ करता है कि वो सेक्टर फंड में रहें तो चाहे तो उसमें बने रहें। इनफैक्ट मुझे लगता है अब समय है फार्मा फंड्स को देखने का। वो जो डिफिकल्ट पीरियड था, जो पीरियड था जहाँ पे इन्वेस्ट परफॉर्मेंस जो टेपर डाउन हुई थी, वहां से अगर मैं यहाँ से देखूं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फार्मा सेक्टर है उसकी ग्रोथ करीब 10% या उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये जो फंड्स हैं जैसा कि हम जानते हैं ये फार्मा कंपनीज में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में जो रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, और जिस तरीके से हमारी जो फार्मा सेक्टर की जो कंपनीज हैं जो नई टेक्नोलॉजी या नए नए जो ऑप्शंस को वो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा समय है इनफैक्ट अगर किसी को सेक्टर फंड में फार्मा में जाना है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए। बट जैसा मैंने कहा और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको देखने की जरूरत है कि आपका इस सेक्टर में कितना एलोकेशन है। बाकी जो इनका पोर्टफोलियो है अगर वो उसको एनालाइज करें, देखेंगे फार्मा सेक्टर में अगर मान लीजिए ऑलरेडी उनके पास 8 या 10% का एक्सपोजर है, तो फिर उससे ज्यादा की शायद उनको जरूरत ना हो। तो अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसको देखूं तो मुझे लगता है किसी को अगर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो ये अच्छा समय हो सकता है। बट आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं, उसमें जैसा मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको इनको देखने की जरूरत है। आशीष जी, कोई सवाल पूछना है आपको?
नहीं, वो कहते हैं कि बने रहना चाहिए, तो मैं इस पे बने रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और बालकृष्ण जी का सवाल मैं लूँगी। ये अपना सवाल अभिजीत से पूछना चाहेंगे। बालकृष्ण जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, बताइए, आपने 15 सालों के लिए पोर्टफोलियो बना रखा है? हाँ ये मैम मेरी वाइफ ना? का पोर्टफोलियो है। अच्छा, आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो है, ठीक है। हाँ जी मैम, उनके बारे में जानकारी चाहिए थी आपने कहा है कि कि कैसा बाजार में रहेगा जब ये भी गिरावट पोर्टफोलियो। होगी तो आप बिल्कुल, हाँ जी आपने हाँ कहा है जी कि आप हाँ जी लमसम हाँ भी जी इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी मैम ओके, बिल्कुल। तो पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का मल्टी कैप, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप है, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है। और कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? अभी मैम 2-3 महीने से शुरू किया है। अभी अभी शुरू किया आपने? हाँ जी मैम, अभी स्टार्ट किया। पहले मेरा चल रहा था, मेरे बेटे का चल रहा था, अभी अपने वाइफ के लिए भी बनाया है। ओके, तो तो मुझे ये इसके बारे बात में बताइए जानकारी कि चाहिए थी। 15 सालों में कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है आपने? कॉर्पस तो कोई टारगेट तो नहीं किया मैम, बस मतलब फंड अच्छे रहेंगे, वेल्थ क्रिएशन के लिए ठीक रहेगा कि नहीं। ओके, चलिए ठीक है। वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से फ़ंड चॉइस हम जान लेते हैं। तो अभिजीत, इनका कोई ख़ास लक्ष्य नहीं है, फिर भी बताइएगा कितना इकट्ठा हो जाएगा 15 सालों में अगर ये इसी राशि को निवेश करते हैं? तो मेरे ख्याल से ये फ़िलहाल कुछ 15,000 के आसपास कर रहे हैं। करेक्ट, राइट। सो जो क्वेश्चंस के दो पार्ट है, तो फंड सिलेक्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि काफी वेल बैलेंस्ड है। कोई एक सेक्टर में ओवर एलोकेशन नहीं लग रहा है। अगर ये कंटिन्यू करते रहेंगे 15,000 की SIPs, और इसमें दो चीजें, अगर वो सिर्फ 10% की स्टेप अप कर रहे हैं हर साल 15,000 में, तो बाय द एंड ऑफ 60 एज, जो कि ऑलमोस्ट 15 साल में, उनका कॉर्पस 3 करोड़ जितना हो सकता है, अज्यूमिंग 12-13% की कंपाउंडिंग। एंड उसी जगह पे वो 10% की जगह पे 15% की स्टेप अप कर पाते हैं, तो ये सेम कॉर्पस 4.75 करोड़ जितना उनका एट द एंड ऑफ 15 इयर्स बन सकता है। चलिए, तो फंड मिक्स तो अच्छा है बालकृष्ण जी। अपने निवेश को अगर बढ़ा पाएंगे तो और भी अच्छा होगा, क्लोज टू 3 करोड़ जैसा कि अभिजीत बता रहे हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। निवेश बढ़ाने की ही बात है, जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी कमाई हो पाएगी। क्या और कोई सवाल पूछना है आपको अभिजीत से? बस यही जानना था मैम, फंड ठीक है ना, सब कुछ चेंज करने की जरूरत हाँ, तो नहीं है ना? नहीं, पोर्टफोलियो तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है जी। थैंक मेरे साथ क्या विकास है फ़ोन लाइन पर? यस मैम, विकास। कहाँ से बोल नमस्कार रहे मैम। हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, नमस्कार। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम। ओके, और रिटायरमेंट के लिए आपको पैसे बचाने हैं। 20 साल का समय आपने अपने आप को दिया है और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपने बना रखा है अपने लिए, और 20,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप ये? मैम मैंने अभी जनवरी से स्टार्ट किया है, अभी 8 महीने हुए हैं, 9 मंथ्स हुए हैं। ओके, लमसम भी आपने निवेश कर रखा है? हाँ मैम, ऑलमोस्ट सारे ही फंड्स में मैंने लमसम कर रखा है। किसी में 1 लाख, किसी में 50,000, किसी में 90,000, ऐसा मैंने सारे ही फंड में लमसम भी कर रखा है, और उन्हीं फंडों में मैं SIP भी कर रहा हूँ, और हर साल उसको मैंने स्टेप अप के लिए भी कर रखा है। 15% एवरी ईयर स्टेप अप भी कर रखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो फंड्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे फंड्स सही है, या किसी फंड से मुझे निकलना है, या कोई फंड ऐड करना है? ठीक है, तो बिल्कुल मुझे बताते हैं 2.5 शायद। CR चाहिए पेंशन के लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपने लमसम भी निवेश किया हुआ है, SIP भी कर रहे हैं। जब भी मौका मिलेगा तब और पैसे ऐड करेंगे। हालांकि फंड्स हो सकता है थोड़े से ज़्यादा हों, पर कौन से ज़्यादा हैं, कहाँ बने रहें, कहाँ से निकल जाएं? हेमंत जी बताइए। पहले इनके अगर हम टारगेट की बात करें तो इनका जो करंट कॉर्पस जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया वो करीब 7,70,000 है। 20 साल का इनके पास समय है, 20,000 की SIP कर रहे हैं। तो अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें और अगर अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक, तो इनका जो 2.5 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा होगा। ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ हम क्योंकि एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा विकास को कि विकास आपका टारगेट पूरा होगा, लेकिन 20 साल का समय है। 2-3 चीजें आपको करनी होंगी। पहली बात याद रखिए कि ये जो फंड आपके पोर्टफोलियो में है आज, उसमें तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है क्या बदलाव करने चाहिए, बट आपका जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है।
अपने पोर्टफोलियो को आप मॉनिटर करते रहिए। दूसरी बात, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आपको अपने प्रोसेस को 20 साल तक कंटिन्यू करना होगा, तभी जाके वो इक्विटी का जो सही मायने में जो पोटेंशियल है उसको आप रियलाइज कर पाएंगे। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखिए। और तीसरा, क्योंकि बहुत लंबा समय आपके पास और अभी आपके रिटायरमेंट में भी करीब 20 साल बाकी हैं, तो कोशिश कीजिए स्पेसिफिकली आपके जो रिटायरमेंट गोल है वहां पे अगर आप हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा आप रिटायरमेंट कॉर्पस को आप एलोकेट करते रहिए, ताकि आप जो बना पाए 2.5 करोड़ से कहीं ज्यादा बना पाएंगे। तो ये 2-3 चीजों का आप ध्यान रखिए। दूसरा, आई थिंक कविता, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 8 फंड्स हैं इनके पास, थोड़ी सी ओवरलैप है। एक मैन्युफैक्चरिंग फंड भी दिख रहा है मुझे, तो डेफिनेटली वहां पे जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप अगर 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जो ये कर रहे हैं, तो वहां पे फिर थोड़ा सा थीमेटिक सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है, टाइमिंग, एग्जिट, वो सब इशू आते हैं। तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर है। थोड़ा सा ओवरलैप है स्मॉल कैप में और मिड कैप में ब्रॉडली, लेकिन मैं कहूंगा कि इनकी फंड सिलेक्शन अच्छी है। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें। 4 फंड में हम करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम अगर 4 फंड में लेके आएंगे तो इनकी जो एक्सिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको भी इनको रीएलोकेट करना होगा। वो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आप करें, उसको धीरे धीरे करें, अपना कैपिटल गेन देख लें, अपने जो एग्जिट लोड है उसको देख लें, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि इसको कंसोलिडेट करें। तो एग्जिस्टिंग फंड में ही मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में वो 5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, HDFC मल्टी कैप में 6000 कर सकते हैं, निप्पॉन लार्ज कैप में 5000 और क्वांट स्मॉल कैप में 4000। तो ये 4 फंड है, इसमें 20,000 इन्वेस्ट करेंगे। ये हम देख रहे हैं कि एक तो फंड कम हुए, लेकिन जो एलोकेशन सही मायने में डिफरेंट सेगमेंट होनी चाहिए मार्केट की, वो इनको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कुछ बदलाव है, इसको आप करें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो बेहतर परफॉर्म करे। और कोशिश कीजिए कि हर साल अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ी कमिट करके बढ़ा सकें। चलिए, विकास क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं इस वक्त? यस मैम, यस मैम। तो विकास मतलब, देखिए, बदलाव आपको बता दिए हैं जी। तो मतलब मुझे मैम अब 8 फंड से अब 4 फंड करने हैं, 4 फंड जो है वो हटाने। बिल्कुल, हाँ हाँ, ठीक है। ऑल राइट विकास, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अमीषा पंडित हैं। चलिए, तो हम एक सवाल लेंगे, लेकिन इस सवाल हम YouTube पर से लेंगे हमारे दर्शक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस वक्त, क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। दर्शकों को फ़ोन लाइन पर कोशिश भी कर रहे हैं कि वो जुड़ जाएं हमारे साथ। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर है जो हम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं। इस नंबर को आप नोट डाउन करें। इस वक्त भी अगर हमें देख रहे हैं तो अपने सवाल हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। फंड्स की डिटेल्स, पोर्टफोलियो में आपने किस फंड को किस लक्ष्य के लिए जोड़ा हुआ है, कोई अगर इंश्योरेंस पर सवाल पूछना है तो वो भी आप भेज सकते हैं। दरअसल आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है उनकी चर्चा हम इस शो में करते हैं, आपको लाइव सलाह भी दिलवाते हैं। और आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिएगा, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हम अब इस आखिरी पड़ाव में भी दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। हेमंत उस्तगी और अभिजीत चौकसी हमारे आज के 2 मेहमान हैं जो आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। और अभिजीत के लिए सवाल पूछ रहे हैं शशांक। शशांक नमस्कार, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो? शशांक, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऑडियो इशू हो रहा है अभिजीत, लेकिन उनका सवाल आपके पास भी है और मेरे पास भी है। ये कह रहे हैं कि इनकी उम्र 28 साल की है और इनके पास जो फंड्स हैं पोर्टफोलियो में वो हैं टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। और यहाँ पर ये SIP कर रहे हैं सभी फंड्स में लगभग 2-2 हज़ार रुपये की। 25 से 30 साल का समय है इनके पास इन्वेस्टमेंट करने का। और इनके पास फ़िलहाल टर्म प्लान भी अपने आप को कवर किया हुआ है, उससे इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस अब ये लेना चाहते हैं। कंपनी का है, लेकिन क्या वो ठीक है या नहीं, लेकिन इनके पास खुद का हो वो अच्छा होगा। खैर, जब फ़ोन लाइन पर आएंगे तो और बातचीत करेंगे। तो
शशांक, अच्छी बात यह है कि आप केवल 28 साल के हैं और देखिए आपके लिए फ़ायदा ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारा समय है और उस समय का आपको फ़ायदा उठाना है और आप सही राह पर भी निकल चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस ओवर देयर। अब फंड्स आपके कैसे हैं ये हम जानते हैं अभिजीत से। अभिजीत बताइए। राइट, एज यू करेक्टली सेड कि शशांक के पास एज का फैक्टर है, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक मैं बहुत सारे क्लाइंट्स में ऑब्जर्व करता हूँ कि जस्ट बिकॉज स्मॉल और मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, तो काफी सारे एलोकेशन स्मॉल और मिड कैप में बढ़ जाता है। जैसे शशांक जी के पोर्टफोलियो में भी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ओवर एलोकेशन स्मॉल और मिड कैप्स में उन्होंने करा है। तो मैं उनको वही सजेस्ट करूंगा कि पहले तो वो उसको एटलीस्ट रिड्यूस करके 25% जितना एलोकेशन वो इंडेक्स बेस्ड या लार्ज कैप ब्लू चिप फंड्स में करे, ताकि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन सके। बिकॉज रिसेंसी बायस भी उसको बोलते हैं कि हम अगर रिसेंटली स्मॉल कैप और मिड कैप परफॉर्म कर रहे हैं तो जनरली टेंडेंसी ये रहती है कि हम एक्सपोजर ज्यादा करें, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो शशांक का दूसरा और एक क्वेश्चन था कि उनको अगर 2 CR का कॉर्पस करना है तो उनको कितनी की SIP करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर वो 15 या 17,000 की SIP से शुरू करते हैं और एटलीस्ट 10% की स्टेप अप कर पा रहे हैं, देन विद इन 15 ईयर्स वो 2 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंच जाएंगे। शशांक फोन लाइन पर तो है नहीं मेरे पास, मेरे साथ, लेकिन क्लियरली आपका गोल अचीवेबल है। अपने निवेश को आपको बढ़ाना है और बाकी यहाँ पर कुछ फंड्स में से अगर निकलने की सलाह दें स्पेसिफिकली अभिजीत, तो आप क्या फंड्स के नाम लेकर बता सकते हैं किन में से निकले, किन में बने रहें? करेक्ट, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप को वो क्लब करके, जैसे और पॉन्ड स्मॉल कैप को क्लब करके एक DSME स्मॉल कैप में एक पूरा टोटल एलोकेशन कर सकते हैं। एंड बाकी जो इनके इमर्जिंग इक्विटी फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उसमें से निकल के वो एक ICICI ब्लू चिप फंड में भी डाल सकते हैं, ताकि एक जैसे हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल 25% के हिसाब से स्मॉल मिड और लार्ज में इक्वल एलोकेशन बना रहे। अमित सिंह का सवाल मैं लूंगी, फोन लाइन पर हैं हमारे साथ शायद। नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैम, मैं जो पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है रिव्यू के लिए, हाँ हाँ मैं ये जानना चाह जी रहा था, ये अमित। जो मेरे हाँ जी, बोलिए। हेलो, हाँ अमित, आवाज आपकी आ रही आवाज है? आ रही है। जी जी आवाज आ रही है, बोलिए ना। चाह रहा था कि ये इन फंडों में मैं लास्ट 5 ईयर से इन्वेस्टेड और लगभग इसमें 7 ठीक है। लाख एक्यूमुलेट कर चुका हूँ अमाउंट, और मैंने इसमें टारगेट गोल सब दे रखा हुआ है। मैं एक नेक्स्ट फंड ऐड करना चाहता हूँ, तो सेम फंड में जो SIP का अमाउंट इंक्रीज करूँ या फिर कुछ अलग से इंडेक्स फंड या कॉन्ट्रा फंड या वैल्यू फंड ऐड करना है, तो इसमें मैं सबसे रिक्वेस्ट जानना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, उसके अलावा आपने और भी डिटेल्स दे रखी है जहां पर आपका NPS के Tier 1 में भी निवेश जाता है और अभी तक उसकी वैल्यू 9 लाख रुपए है। आपका क्या है स्कीम का सिलेक्शन NPS में? Tier 1 मैम, बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, लेकिन उसमें आपने अपने लिए स्कीम का सिलेक्शन कर रखा है, किस तरह से आपका एक्सपोजर जाता है इक्विटी? मैम गवर्नमेंट के थ्रू ही सिलेक्शन होता है, उसकी तीन कंपनी है। तो आपका ऑटो चॉइस ही होगा, आपका ऑटो चॉइस में ही है बिल्कुल। नहीं, ऑटो चॉइस नहीं है, उसमें वो गवर्नमेंट करती है चॉइस। बट इसका एलोकेशन आप बदल सकते हैं। आप अगर एक्टिव चॉइस के तहत जाएं तो अपना इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं स्कीम के तहत। उसके लिए मैडम मैंने Tier 2 अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है। Tier 2 में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें मैंने एक्टिव चॉइस दे रखा है HDFC उसमें जो तो उसमें आपने कर रखा है, ठीक है। जी। तो ये जो आप 9 लाख वैल्यू बता रहे हैं, ये दोनों की कंबाइन बता रहे हैं, Tier 1 Tier 2 की? नहीं मैडम, Tier 1 की है ओनली। तो Tier 2 की वैल्यू क्या होगी? उसकी ज़्यादा हो गई होगी ना अभी, अगर उसका इक्विटी में आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो। हाँ, उसकी अप्रॉक्सीमेट उसको मैंने लेट स्टार्ट किया था, तो उसमें अभी मेरा 3 से 4 लाख है। ठीक है, ऑलराइट।
और आपकी अभी EMI भी चल रही है 9,000 रुपये की। बेटी की पढ़ाई के लिए 15 साल में चाहिए 70 लाख और बेटी की शादी के लिए 20 साल में चाहिए 1.5 करोड़। और राइट, बहुत बढ़िया, आपके फाइनेंशियल गोल्स भी लाइंड अप हैं। और निवेश हालांकि आपको कितना और बढ़ाना चाहिए, सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप डाल रहे हैं पिछले 4 साल से, तो ऐसा नहीं है कि बेटी की पढ़ाई लिखाई के खर्च को आपने कवर नहीं किया हुआ है, बिल्कुल कवर किया हुआ है। और राइट, हेमंत सर बताइए, अब एक एक करके इनके गोल्स देखते हैं। मेरे ख्याल से बेटी की पढ़ाई का सबसे पहला लक्ष्य है जिस पर फोकस कर लेना चाहिए। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में तो निवेश किया ही हुआ है, लेकिन उसके अलावा इनकी SIPs भी चल रही हैं, बताइएगा। हाँ, यस कविता, आई थिंक इनके 2 गोल्स हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। एक बेटी की एजुकेशन का है और दूसरा बेटी की शादी के लिए उन्होंने एक टारगेट सेट करके रखा है। तो एजुकेशन के लिए इनका जो समय इन्होंने दिया वो 15 साल का है और इनका जो टारगेट है वो 70 लाख का है। और मैरिज के लिए आई थिंक 1.5 करोड़ रखा 20 साल के बाद। तो ऑब्वियसली क्योंकि टाइम होराइजन 15 से 20 साल का है, अगर हम 12% का एनुअल रिटर्न मान के चलें, इंडिविजुअली अगर हम गोल्स की बात करें तो जो एजुकेशन का जो गोल है वहां पे उनको 14,000 इन्वेस्ट करना है और मैरिज के लिए 16,000 इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो 30,000 की है। अगर मैं इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखूं तो जैसा आपने इनसे बात की कि इनका NPS है, तो ऑब्वियसली वो हम इस गोल से अलाइन नहीं करेंगे। वो इनकी रिटायरमेंट के लिए है, वो Tier 1 Tier 2 दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसको हम अलग से रखते हैं। बेटी की जो एजुकेशन है, अगर हम इनकी पूरी SIP है, करंट जो SIP इनकी आई थिंक अराउंड 8,500 की है, और उन्होंने कहा कि शायद 2,500 से अपनी SIP बढ़ा सकते हैं, तो वो कुल मिला के 11,000 की SIP होगी। और सुकन्या समृद्धि में करीब 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि टोटल मिला के इनको 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 14,000 की है, जो इस गोल के लिए हम अलाइन कर सकते हैं। तो काफी बड़ा गैप है। अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है, और जैसे हमने पहले भी शो में बात की, तो एक अच्छा तरीका होता है कि जब आपको लगे कि आपके जो आप कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हो, जो आप कर सकते हो, उसमें बड़ा गैप है, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट तरीका 2 चीजें करने की जरूरत है। एक तो स्पेशली जो बेटी की शादी के लिए जो कॉर्पस है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि वाकई में उतने पैसे की जरूरत है कि नहीं। और दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि हर साल अपनी इनकम का जो कुछ हिस्सा जो है, अगर आप स्टेप अप करते रहे अपनी SIP को, तो वो आपका जो आप कॉर्पस जुटा पाएंगे वो काफी बड़ा होगा। फंड्स की अगर बात करें तो 8,500 में करीब ऑलरेडी 5 फंड है इनके पास। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं उस पोर्टफोलियो को। यहाँ पे हम दोनों को शामिल करेंगे, 8,500 और 2,500 11,000 को। तो 3 फंड, एक इनका एग्जिस्टिंग फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, उसके अंदर वो 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक लार्ज एंड मिड कैप में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी चाहे तो वो देख सकते हैं, जहाँ पे 3,500 इन्वेस्ट करेंगे। और एक HDFC लार्ज एंड मिड कैप जहाँ पे 3,500। तो 3 फंड होंगे, और अगर अपनी SIP को बढ़ाते हैं तो भी इन्हीं फंड्स के अंदर कुछ समय तक वो ऐड कर सकते हैं। कि एक और चीज है, सुकन्या समृद्धि मुझे लगता है काफी अच्छी ऑप्शन है। ऑब्वियसली लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो रिटर्न है वो भी टैक्स फ्री है। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि वो SIP से एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर, तो अगर वो चाहे तो वो रिकंसिडर भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, कि अगर वो पैसा SIP में लगाए। ये बात सही है कि इक्विटी में वॉलेटिलिटी होगी, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 15-20 साल की बात करें तो फिर डेफिनेटली शायद SIP इक्विटी फंड में बेहतर ऑप्शन रहेगी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। चलिए, तो ये बदलाव जो कि अमित आपको बताए जा रहे हैं पोर्टफोलियो में करने के लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है जो शायद आपने सुन लिए होंगे। इसी के साथ मेरे ख्याल से शो को भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत आपका और हेमंत सर आपका, समय निकाला और आज दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की। और जाते जाते दर्शकों को हमारा WhatsApp नंबर बता देते हैं, जहां पर अपने सवाल आपको हम तक पहुंचाने हैं, और साथ ही YouTube पर भी सवाल आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम जब करते हैं तो सवाल YouTube और WhatsApp दोनों जगहों से लेते हैं। नमस्कार।